हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। आप सभी जानते हैं कि सभी जीवों के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलते हैं, डीएनए और सेकंड है आरएनए। डीएनए हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए या हम कहें राइबोस न्यूक्लिक एसिड की जो स्ट्रक्चर है वह डीएनए के समान होती है। पादप वायरसों में यह आनुवंशिक नियंत्रण का कार्य करता है। साथ ही साथ सभी कोशिकाओं में प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। आरएनए की उपस्थिति के बारे में बात करें तो यह कोशिका द्रव में साथ ही साथ न्यूक्लियोलस में मिलता है। कोशिका द्रव्य में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है इस पर लगे हुए या कोशिका द्रव में बिखरे हुए सूक्ष्म कण सदृश्य हमें आरएनए देखने को मिलते हैं। आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। आरएनए मुख्य रूप से सिंगल स्ट्रैंडेड अणुओं के रूप में भी पाया जाता है। आरएनए प्रमुखतः दो प्रकार का होता है, एक होता है जेनेटिक आरएनए और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए अधिकांश पादप वायरसों में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार आरएनए डीएनए के समान सूक्ष्म जीवों में आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, इसलिए हम इसे जेनेटिक आरएनए कहते हैं। वायरस में जो आरएनए पाया जाता है वह सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड होता है। जब आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो इसमें जो बेस पेयरिंग है वह डीएनए के समान ही होती है, लेकिन इनके अंदर यूरेसिल एडेनिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ में पेयरिंग करता है। नेक्स्ट जो आरएनए का टाइप है वह है नॉन जेनेटिक आरएनए। अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में हमें डीएनए देखने को मिलता है। इन जीवों में जो आरएनए है वह बहुत अधिक अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य ना करके अन्य जो कार्य है वह करता है। मुख्यतः इसका कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना। और इस प्रकार के जो आरएनए होते हैं ये डीएनए से टेम्पलेट के द्वारा सिंथेसिस होते हैं। आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है डीएनए के समान ही होती है, यद्यपि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं। मुख्यतः जो आरएनए है वह एक सूत्री अणुओं के रूप में हमें देखने को मिलता है। आरएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर के स्थान पे हमें राइबोस शुगर देखने को मिलती है। इसमें प्यूरिन क्षार एडेनिन व ग्वानिन डीएनए के समान ही, वहीं जो पायरिमिडीन जो क्षार है साइटोसिन और यूरेसिल हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे थाइमिन के स्थान पे जो यूरेसिल क्षार है यह हमें देखने को मिलता है। जो आरएनए है यह भी एक प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो कि बहुत सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनता है, जिसमें रेखीय क्रम 3' to 5' फास्फोटाइड एस्टर बॉन्ड्स के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। नॉन जेनेटिक डीएनए के बारे में अगर हम बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। इन्हें हम एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए के नाम से भी जानते हैं। अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप के जो आरएनएज हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए के बारे में। यह प्रमुख रूप से हमें केंद्रक में देखने को मिलता है, केंद्रक में इसका सिंथेसिस होता है, लेकिन इसका जो कार्य है, इसकी जो उपस्थिति है वह कोशिका द्रव्य के अंदर हमें देखने को मिलती है। यह कोशिका में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 5 से 10% भाग बनाता है। मैसेंजर आरएनए डीएनए से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक सूचनाएं लाता है।
इसी कारण इस प्रकार के आरएनए को जैकब एवं मोनार्ड ने मैसेंजर आरएनए का नाम दिया। इसका जो मोलिकुलर वेट है वह 5 लाख टू 20 लाख तक होता है। एमआरएनए केंद्रक डीएनए के एक पूरक स्ट्रैंड के रूप में संश्लेषित होता है। अगर इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो इसका जीवन काल अत्यधिक छोटा होता है। इनका संश्लेषण अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से होता है। एमआरएनए का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, वह प्रोटीन सिंथेसिस में करना है और उसका कंट्रोल करना है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए डिफरेंट अमीनो एसिड्स के परस्पर संयोजन के लिए टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। एमआरएनए में डीएनए के थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य के राइबोसोम्स से संबंधित रहता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बाहरी सतह पर या स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। यह आरआरएनए बाहर में राइबोसोम्स का लगभग 40 to 80% तक भाग बनाते हैं। यह आरआरएनए कोशिका में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 80% भाग बनाते हैं। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन संश्लेषण के स्थल के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि आरआरएनए राइबोसोम में कोशिका द्रव्य में मिलता है, लेकिन इसका जो सिंथेसिस है वह केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक में केंद्रक से संबद्ध डीएनए आरआरएनए के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रत्येक राइबोसोम में आरआरएनए के केवल 2 अणु होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम में आरआरएनए 3 विभिन्न प्रकार के कणों के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को विलयशील आरएनए, सोल्यूबल आरएनए या एसआरएनए भी कहते हैं। टीआरएनए का मुख्य कार्य अमीनो एसिड के प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर पहुंचाना होता है। टीआरएनए कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है तथा कुल आरएनए का 10 से 15% जो भाग है, 20% जो भाग है, वह यह बनाता है। कोशिका में लगभग 60 विभिन्न प्रकार के टीआरएनए अणु होते हैं। इन सभी की संरचना में थोड़ा बहुत अंतर होता है और इनके आकार तथा अन्य कई लक्षणों में हमें समानता देखने को मिलती है। टीआरएनए अणु में लगभग 80 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। रॉबर्ट हाले ने सर्वप्रथम यीस्ट में प्राप्त एलेनिल संश्लेषण के टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम ज्ञात किया था। इस कार्य के लिए हर्ले, खुराना और निरेनबर्ग को 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हरविंद खुराना ने टीआरएनए के जीन के संश्लेषण की संरचना पर प्रयोग किए थे। अब हम देखते हैं टीआरएनए की स्ट्रक्चर को। टीआरएनए के लिए जो स्ट्रक्चर के लिए सबसे मान्य जो मॉडल है वह है क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल के अनुसार टीआरएनए की जो 2D स्ट्रक्चर है इसमें 4 विभिन्न साइट हमें देखने को मिलती हैं। पहली साइट हमें जो देखने को मिलती है वह है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। अमीनो अम्ल संलग्न स्थल टीआरएनए के 3 प्राइम सिरे पर स्थित होता है। इसमें राइबोसोम का हाइड्रोक्सी मूलक युग्मन के लिए स्वतंत्र होता है और यह हाइड्रोक्सी मूलक एटीपी की उपस्थिति में किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल के साथ संयोग करके अमीनो एसाइल टीआरएनए बनाता है। नेक्स्ट है साइट अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। टीआरएनए के इस अभिज्ञान स्थल में एक विशिष्ट क्षार अनुक्रम हमें देखने को मिलता है। यह टीआरएनए अणु को उपयुक्त अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम सम्मिश्र को पहचानने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट साइट जो हमें देखने को मिलती है वह है एंटीकोडोन या कोडोन साइट। यह टीआरएनए का सबसे स्पेसिफिक एरिया है। इस एरिया में टीआरएनए के 3 अयुग्मित क्षार, जिन्हें ट्रिपलेट कहते हैं, पाए जाते हैं। इन क्षार का अनुक्रम एमआरएनए में स्थित क्षारों के
पूरक होते हैं। यह क्षेत्र mRNA के विशिष्ट कोडोन के साथ tRNA के संयोजन को निर्धारित करते हैं। फोर्थ जो साइट हमें देखने को मिलती है वह है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। राइबोसोम रिकॉग्निशन जो साइट होती है यह tRNA का वह एरिया होता है जो tRNA को राइबोसोम से संलग्न करने में सक्षम होता है तथा 7 क्षारों से यह बना हुआ होता है। tRNA की 3D स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो एसएम किम के द्वारा जो मॉडल दिया गया उसे सर्वाधिक मान्य माना जाता है और इस मॉडल के अनुसार tRNA जो है वह एल आकार का होता है। अंग्रेजी का जो एल जो है वर्ड उसके आकार का होता है जिसकी मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अतिरिक्त भुजा की संरचना विभिन्न tRNA अणुओं में अलग अलग हमें देखने को मिलती है। TDS के संरूपण में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के संरूपण में किसी प्रकार की विकृति किए बिना ही इस अतिरिक्त भुजा को बढ़ाया जा सकता है। इसका जो CCA जो स्तंभ है वह बाहर निकल जाता है तथा अलग अलग अभिविन्यास यहाँ पे यह धारण कर सकता है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में RNA के बारे में पढ़ा। RNA क्या होता है और कौन कौन से प्रकार के RNAs होते हैं। इसमें हमने mRNA, rRNA और tRNA को डिटेल में पढ़ा। साथ ही tRNA की जो स्ट्रक्चर होती है इसे हमने देखा। अब हम बात करते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने DNA पढ़ा था और आज RNA, तो इसका जो बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। DNA आनुवंशिक पदार्थ होता है, वहीं RNA पादप वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी फंक्शन करता है। DNA के बारे में अगर हम बात करें तो केंद्रक के गुणसूत्रों में यह पाया जाता है और कम मात्रा में कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में हमें DNA देखने को मिलता है। RNA के बारे में अगर हम बात करें तो RNA मुख्यतः राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर साइटोप्लाज्म में मुक्त अवस्था में मिलते हैं उनमें देखने को मिलता है और अल्प मात्रा में हमें न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम के अंदर देखने को, गुणसूत्र के अंदर देखने को मिलता है। जो DNA है इसमें यह एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जिसमें दोनों जो हेलिक्स होते हैं ये एक दूसरे पर विपरीत दिशा में सर्पिल रूप से लिपटे हुए रहते हैं। वहीं RNA जो होता है वह एक सूत्र अपने ऊपर कुंडलित हो सकता है। DNA में डीऑक्सीराइबोस पेंटोज जो शुगर है वह पाई जाती है, वहीं RNA में राइबोस पेंटोज शुगर पाई जाती है। नाइट्रोजन बेस के बारे में अगर हम बात करें तो DNA के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन नाइट्रोजन बेस हमें देखने को मिलती है। वहीं जो RNA है इसके अंदर हमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यहाँ पे हमें यूरेसिल जो नाइट्रोजन बेस है वह देखने को मिलता है। DNA में एडेनिन का युग्मन थाइमिन के साथ होता है, वहीं साइटोसिन का जो युग्मन है वह गुआनिन के साथ होता है, जबकि जो RNA है इनमें एडेनिन का युग्मन यूरेसिल से और साइटोसिन का जो युग्मन है वह गुआनिन से हमें देखने को मिलता है। DNA के अंदर एक अणु में प्यूरिन और पिरामिडिन क्षारों की जो मात्रा होती है वह बराबर होती है, वहीं RNA के एक अणु में प्यूरिन और पिरामिडिन क्षारों की जो मात्रा होती है वह बराबर नहीं होती है। DNA की अगर हम बात करें तो DNA एक ही प्रकार का होता है और RNA को अगर हम देखें तो 3 प्रकार के RNA हम देखते हैं, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और tRNA। DNA डीनेचुरेशन से पुनः प्राकृतिकरण अपूर्ण व मंद होता है और RNA में रीनेचुरेशन की जो क्रिया होती है वह पूर्ण और तीव्र होती है। DNA अणु से पुनरावृत्ति द्वारा DNA व अनुलेखन के द्वारा RNA बनता है, वहीं RNA में पुनरावृत्ति व अनुलेखन की क्रियाएं नहीं होती। कुछ विषाणुओं में RNA अणु में RNA व DNA बनता है। DNA की अगर हम देखें तो DNA में आनुवंशिक सूचनाएं कोडित हो रहती हैं,
वहीं आरएनए में प्रायः डीएनए में कोडित सूचनाओं का अनुवाद प्रोटीन संश्लेषण के रूप में एमआरएनए के माध्यम से किया जाता है। धन्यवाद।